बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्लूजन की जो स्कूल्स के अंदर है। मतलब पहले तो खैर एक्सेप्टेंस ही नहीं थी इस चीज़ की, तो बच्चों को ऐसे बच्चों को घर में बंद रखते थे, बाहर जाने नहीं देते थे उनको। जैसे ही पता लगता था कुछ प्रॉब्लम है तो उनको मार देते थे। आज भी ऐसा होता है? सेग्रीगेशन वाली चीज़ तो आज भी है, प्लस आप होता क्यों है? डायग्नोसिस जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंदर आपके रीडिंग राइटिंग टाइप इश्यूज आ जाते हैं, लाइक डिस्ग्राफिया। वो उनकी एक खास बात है, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी साइड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्लूजन की जो स्कूल्स के अंदर है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए इंक्लूजन क्या होता है। हुँ, तो मेजरली इंक्लूजन मीन्स कि हम हर डिसेबिलिटी, हर कास्ट, हर क्रीड, हर उस डाइवर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम इंक्लूड करके एक सेटअप में रख रहे हैं फॉर एजुकेशन। हुँ, बट मैंने जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन यानी कि डिसेबिलिटी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में करी है। तो उसके अंदर इंक्लूजन आ जाता है रिलेटेड टू योर डाइवर्स डिसेबिलिटीज़, लाइक यू कैन से लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो ये सारी डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड करके वी आर अलाउइंग दीज चिल्ड्रन टू स्टडी इन अ नॉर्मल सेटअप विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स। ओके। तो पहले होता था एक्सक्लूजन हुँ, या सेग्रीगेशन, फिर अलग आया। करके पढ़ाते हाँ, थे। पहले सेग्रीगेशन था तो बिल्कुल ही अलग था, हुँ, स्कूल्स अलग थे। मतलब पहले तो खैर एक्सेप्टेंस ही नहीं थी इस हुँ, चीज़ की, तो बच्चों को ऐसे बच्चों को घर में बंद रखते थे, बाहर जाने नहीं देते थे उनको। और उससे भी पहले की बात करें तो बिल्कुल उनको जैसे ही पता लगता था कुछ प्रॉब्लम है तो उनको मार देते थे या लॉक करके रखते थे चेन्स में। आज भी ऐसा होता है? नहीं, आज ऐसा नहीं होता, बट हाँ, सेग्रीगेशन वाली चीज़ तो आज भी है हुँ, कि उनको अलग रखते हैं, स्कूल्स अलग हैं। तो सेग्रीगेशन के बाद आया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में था कि वो कुछ टाइम पार्शियली जनरल स्कूल्स में पढ़ेंगे और कुछ टाइम वो अपना स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते थे। फिर आया हमारा इंक्लूजन। तो इंक्लूजन में है अब कि वो कंप्लीटली एक नॉर्मल सेटअप में पढ़ रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं सेम फैसिलिटीज़ इनको भी मिल रही हैं। ओके। तो दैट इज़ इंक्लूजन, हुँ, कि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, जो फैसिलिटीज़, जो अकोमोडेशंस उनको चाहिए, उनकी नीड्स के हिसाब से वो हम उनको अपने जनरल सेटअप में प्रोवाइड करेंगे, रैदर देन वो बाहर जाएँ उस चीज़ को ढूँढते हुए, पेरेंट्स भी। तो ये इंक्लूजन का मेन कॉन्सेप्ट है। एज़ अ टीचर तुम्हें क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ है इस टाइम पे? बिकॉज़ लाइक यू सेड कि इंक्लूजन तो हो रहा है आज की डेट में। हो रहा है, फॉर द नेम सेक हो रहा है। हुँ, बट एक्चुअली में कितना सब स्कूल्स या पेरेंट्स या टीचर्स उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो तो आई डाउट 1 या 2% ही हो रहा होगा व्हाई अभी। इज़ दैट? क्योंकि स्कूल्स में जनरली एक हर जगह पे एक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है कि आपको पहले कौन से स्टेप्स लेके आप प्रोसीड करोगे एक हुँ, फाइनल आउटकम तक। तो वो प्रोसेस ही बहुत लेंदी प्रोसेस है जिसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, कि जब एक्चुअल में बच्चे को हेल्प करनी चाहिए और उस प्रोसेस को फॉलो करते वो एक्चुअल टाइम मेरे को ख़त्म हो जाता प्रोसेस है, निकल समझाओ जाता थोड़ा है। एक बार, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बेसिकली है कि पेरेंट ने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखे बच्चे के अंदर। जैसे? जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम डिसलेक्सिया का लेके चलते हैं, तो डिसलेक्सिया इज़ रीडिंग डिफ़िकल्टी। सो उसमें अगर हम लेके चलें तो बच्चा रीड, उसको साउंड्स नहीं पता, साउंड्स वो गलत बोल रहा है, या उसने साउंड्स पता है बट वो साउंड्स को एक साथ ब्लेंड करके वर्ड को नहीं बोल पा रहा है। रीडिंग बहुत स्लो है, रीड करते हुए खो जाता है, कहाँ लाइन में था, इधर-उधर चला गया, या उसे समझ ही नहीं आ रहा है उसने रीड क्या किया। रीड तो हुँ, कर लिया लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता
कि हुँ, बेसिकली उसने रीड क्या किया। अगर आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे तो वो ब्लैंक होगा कि मेरे को नहीं पता। फिर स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। आप वर्ड रिवर्सल करते हो, मिरर इमेज बनाते हो, राइट? साउंड किस टीचर ने कुछ और बोली या पेरेंट ने कुछ और बोली, आप लिख कुछ और रहे हो। हुँ। तो वे छोटे-छोटे साइन्स एंड सिम्पटम्स ये हैं जो पेरेंट्स ही लेके पेरेंट्स आते हैं। नोटिस कर सकते हैं या हुँ, कर लेते हैं, और टीचर्स भी जो प्राइमरी एज में उनकी क्लासेस ले रही हैं तो वो भी रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। तो वहाँ से हमारे पास रेफरल आता है कि हम ये साइन्स एंड सिम्पटम्स इस बच्चे में नोटिस करें, सो डू गो फॉर एन ऑब्जर्वेशन। बट फॉर दैट ऑब्जर्वेशन हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है हुँ। अपने सीनियर्स की, और सीनियर्स की परमिशन जनरली दे देते हैं, बट कई बार होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कोई लिमिटेशन है, पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं आया कि हम चाह रहे हैं कि आप फर्दर जाओ इस चीज़ को लेके, तो वहाँ पे भी वो मतलब रिस्ट्रिक्शन खुली छूट नहीं है। आ जाती है। हाँ, खुली छूट तब तक नहीं है। पहली बात तो अगर अथॉरिटीज़ ने हाँ कर दी पर पेरेंट्स ने हाँ नहीं करी, हुँ। तो भी हम कुछ नहीं बट कर पहले सकते। टाइम पे तो पेरेंट्स ही लेके आए ना ऑब्जर्वेशन को। अगर पेरेंट्स खुद लाएँ फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर टीचर की तरफ से आया है, पेरेंट्स हुँ। को नहीं अभी पता ये चीज़, तो हम अथॉरिटीज़ के पास लेके जाएँगे, बट फर्स्ट हमें पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए। सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन करवाने के लिए। हाँ, सिर्फ़ उसको कराने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ वही हमें बोलने लग जाते हैं कि क्यों? आपने कैसे कर लिया? हमने तो नहीं बोला था आपको करने के लिए। हुँ। तो आपने कैसे कुछ चीज़ स्टेप अपने आप ले लिया? तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। अब पेरेंट्स से भी परमिशन मिल गई, तो स्कूल अथॉरिटीज़ का है कि नहीं, आप एक ही सेशन लोगे ऑब्जर्वेशन का। तो एक सेशन में तो आई डोंट थिंक सो आप किसी को भी जज कर सकते हो कि भाई इसको प्रॉब्लम है क्या? बट इफ क्यों आ रही है बट वो? इफ आई आस्क कि ये ऑब्जर्वेशन टर्म क्यों रखा गया है? ऑब्जर्वेशन इज़ कि आप उसको, उस बच्चे को पहली चीज़ तो आप उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में बस ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है वहाँ बैठ के। पहले तो आप मैं हम उनको अपने पास लेकर आऊँगी तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे चीज़ें मैंने कंट्रोल कर रखी हैं, हुँ। ठीक है? लेकिन न ऑब्जर्वेशन क्या होता है एक्चुअली में कि हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब जिस क्लासरूम में वो बैठे हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं लास्ट सीट पे जाके बैठ गई, बस मैंने उनको देखा कि हुँ। वो पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, ओके। कैसे कर रहे हैं। मेरे को वो ऑब्ज़र्व करना है और वी हैव टू टेक अ नोट हुँ। कि आज इसने ये किया, कल ये किया, परसों ये किया, ऐसे किया, कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम तो नहीं है, मेबी कुछ और वजह से वो एकेडमिक्स में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं पहले। Shouldn't this be the responsibility of the school rather than asking permission from the parent? दैट इट ये इज़ डायग्नोसिस करके देना चाहिए, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, राइट? वो हम डायग्नोसिस हम नहीं करते। ऑब्जर्वेशन कह लो। स्कूल वाले भी नहीं करते डायग्नोसिस। हुँ। डायग्नोसिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ डन बाय अ प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर। ओके। सो वहाँ से होता है। बट ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज़ इनफॉर्मल थिंग, तो वो हम अपने उसके लिए करते हैं कि हमें एक्चुअल में कुछ पता लगे कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है बट भी। उसके लिए भी कंसेंट लेना है। हाँ, बट शुडंट दैट बी द तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल स्कूल? इज़ रेडी टू डू दैट, बट पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग ना, कि कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है जो आप उसको अलग से ऑब्जर्व कर रहे हो या आप अपने पास बुला रहे हो उसको। तो हुँ। वो प्रॉब्लम है या नहीं है, वो चीज़ पेरेंट को समझाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट हुँ। टास्क। तो वो प्रॉब्लम आती है। ओके। बट पेरेंट्स के साथ क्या कन्वर्सेशन रहता है वैसे जब ऐसा कोई आप ऑब्जर्व करते हो एंड लेट्स सपोज यू गो टू अ पेरेंट एंड यू से कि डिसलेक्सिक है। हम आई हैव ऐसे बोल ही सीन। नहीं सकते ना। हाँ, यू कांट से बट यू कैन से कि हमने ऐसे सिम्टम्स ऑब्जर्व करे हैं या मे बी हाँ, सम। तो वो तो हम पेरेंट्स को जनरली बुलाते हैं वन टू वन मीटिंग के लिए प्रिंसिपल के साथ, या खुद खुद ही, वैसे जनरली तो प्रिंसिपल के साथ ही होती है। तो नॉर्मली हम यही बोलते हैं उनको कि ये साइन्स एंड सिम्पटम्स हम पास्ट कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हैं बच्चे में, तो ऑब्वियसली आपने भी करे होंगे। सो हम चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के वील ट्राई कि अगर ये चीज़ ठीक हो सकती है, अगर बच्चा परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया, देन वेल एंड गुड, देन अदरवाइज हमें उसको एक प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर के पास भेजना पड़ेगा
फॉर एन फॉर्मल असेसमेंट। हुँ, बट वो फॉर्मल असेसमेंट उनको समझाना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों भेजना है, हुँ। वो एक अलग क्वेश्चन, अलग मतलब इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ मीटिंग्स फॉर दैट। डोंट यू थिंक कि अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग ऑन अ वेरी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ 30,000 फीट, ठीक है? जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करके बात करते हो ना, या लाइक यू सेड एक्सक्लूड करके बात करते हो, आप पेरेंट्स से भी तो एक्सक्लूड करके बात कर रहे हो ना कि ये आपके बच्चे में हमने ऑब्जर्व किया है, ये प्रोसीजर है, वील हैव टू हैव अप्रूवल्स फ्रॉम यू फर्स्ट। वहीं पेरेंट का तो कॉन्फिडेंस डगमगा गया ना कि यार ये अलग सा क्या आ गया। आई फील लाइक स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मलाइज करके बात की जाए पेरेंट्स से कि दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज व्हाट वी सो रेकमेंड। लाइक इनफॉर्मली वी डू 1 और 2 ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि हम इनिशियल एक ऑब्जर्वेशन के लिए भी पेरेंट्स से पहले अप्रूवल लेंगे। हम्म। इतना तो हम नॉर्मली, टीचर ने बोला, हम्म। अच्छा ठीक है हम समझ गए, मैं आ जाऊंगी ऑब्जर्व करने, तो एक दो हम्म। सेशंस वी जनरली डू दैट। बट प्रॉपर उस ऑब्जर्वेशन के सेशन के बाद इफ़ वी वांट टू ब्रिंग द चाइल्ड टू मी सेपरेटली, तो उसके लिए तो वी नीड परमिशन ना। एक दो ऑब्जर्वेशन इनफॉर्मली हम कर सकते हैं, हम्म। बट प्रॉपर सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका हम्म। पूरा रिकॉर्ड बनेगा, तो वो हम उनके अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड स्कूल का अपना प्रोसेस है, उनको एक फ़ाइल चाहिए पूरा रिकॉर्ड के साथ, तो वो फाइल तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारे पास प्रायर पूरे अप्रूवल नहीं है। हाउ मेनी पेरेंट्स हैव यू टॉक्ड टू अबाउट दिस? मी पर्सनली नॉट मैनी, क्योंकि जनरली आई had some senior with me who used to हाँ। talk. ओके। But हाँ, I have observed many हाँ। सेशंस लाइक दिस। सो मेजरली वही है, थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है, हम्म। अदरवाइज थोड़ा वो पेरेंट्स बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं हम्म। कि हम क्यों। हम्म। तो उनसे थोड़ा प्यार से, ऐसा भी नहीं कि हम सीधा उनको बोल देंगे कि ये हमें लग रहा है कि ये डिसेबिलिटी है, हम्म। ये तो हम वर्ड यूज़ ही नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। राइट। डिफ़िकल्टी हम वर्ड यूज़ करते हैं कि इस एरिया में हमें लग रहा है कि कोई डिफ़िकल्टी ये बच्चा फेस कर रहा है। तो फर्स्टली हम ये भी नहीं बोलते उनको कि हम पर्सनल सेशंस ऐसे लेंगे, वो ये होता है कि हम इनको सेपरेटली थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस टाइप प्रोवाइड करके देखेंगे। हम्म। अगर उस एक्स्ट्रा क्लासेस में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो बच्चा वापस मर्ज हो सकता है इजीली। हाँ। अगर उसमें भी नहीं आ रही है, फिर वो चीज़ हम बाद में ही बोलते हैं, ऐसे इनिशियली सब कुछ बम नहीं फोड़ना होता उनके ऊपर। इसलिए हम्म। कभी ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब पेरेंट्स डिनायल मोड पे चले जाते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। क्या? एक बच्चा मेरे पास आता है पर्सनल सेशन के लिए, तो उसके पेरेंट्स लाइक मदर फिर भी कर रही हैं एक्सेप्ट, लेकिन फादर तो बिल्कुल नहीं करे कि नहीं, ऐसी कोई उन उस बच्चे को भी वो डायग्नोस नहीं है, क्योंकि वो डायग्नोसिस के लिए मान ही नहीं रहे हैं, बट जितना मुझे लग रहा है उसको लर्निंग डिफ़िकल्टी ही है। वी विल नॉट से अगेन डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफ़िकल्टी ही है। सेम स्पेलिंग एरर्स एंड मेजर वाले स्पेलिंग मिस्टेक्स, लाइक ग्रामेटिकल एरर्स एक्सेस में होते हैं। अब हम्म। वो बच्चा आई थिंक 7th क्लास में है, तो फॉर अ 7th क्लास बॉय हु डज नॉट नो हाउ टू राइट द स्पेलिंग ऑफ वॉट, वाई, विच, सो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पेरेंट्स, मदर इज़ लाइक ओके हम करवा लेते हैं, बट अगेन फादर फिगर तो आपको पता है हम्म। मेजर होती है इंडियन फैमिलीज़ में, कि हम्म। नहीं, पहले जब तक फादर हाँ नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। So how do you deal with such situations in फादर, general? अब नॉर्मली फादर को भी बहुत बार समझाया है, बट ही इज़ लाइक कि अगर अभी हम उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आगे जाके तो कोई नहीं होगा ना उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने हम्म। के लिए। तो ही इज़ ऑल्सो राइट ऑन हिज पार्ट, बट हमारा कोशिश यही रहता है कि बच्चा 10th में आएगा तो ही कैन गेट अ स्क्राइब, लाइक स्क्राइब इज़ द पर्सन हु राइट्स द पेपर फॉर दैट चाइल्ड। हम्म। सो ही कैन गेट अ स्क्राइब, स्क्राइब मिल जाएगा, तो मे बी उसको सिर्फ बोलना है, आंसर बोलना है, याद वो बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है। नो, लर्निंग स्किल्स परफेक्ट होती हैं, तो वो लर्न करके बस उसको बोलना है हम्म। आंसर, स्क्राइब लिखेगा, तो इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मोर। हम्म। बट उनको ये पेरेंट्स को होता है कि नहीं, अभी तो हम 12th तक तो दे देंगे,
बोर्ड्स में 10th 12th में स्क्राइब मिल जाएगा, सब हेल्प स्कूल वाले भी फुल हेल्प कर देंगे, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में आगे जाके कौन रहेगा उसके साथ सपोर्ट करने के लिए? Hmm. तो वहाँ मेजर चैलेंज आता है। So you feel that what they're saying is right on their end? या इट इज़ राइट ऑब्वियसली। Hmm. कई स्कूल्स ऐसे भी करते हैं कि ज़बरदस्ती स्क्राइब दे रहे हैं, इवन हाँ. इफ नॉट रिक्वायर्ड, तब भी स्क्राइब देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होती है Hmm. कि बच्चा लिख सकता है, इतनी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैटेगरीज हैं। माइल्ड डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। सीवियर में तो वी विल गिव देम अ स्क्राइब, बट व्हेन देयर इज़ अ माइल्ड काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्टी, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ स्क्राइब। Hmm. तो फिर भी स्कूल वाले देते हैं ज़बरदस्ती। वहाँ प्रॉब्लम आती है, बच्चे का कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है कि मैं लिख तो सकता हूँ, पर फिर मुझे लिखने क्यों नहीं दिया जा रहा खुद? Hmm. 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 तो दैट इज़ एंड ये ऑब्जर्वेशन बैकवर्ड सिटीज़ की बात करूं और मेजर सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, दे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, तो कहाँ आपको लगता है कि पेरेंट्स ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं इस चीज़ को लेके? ऑब्वियसली हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में में। ज़्यादा एक्सेप्टेंस है हाँ, इस चीज़ का? हाँ, अवेयरनेस भी है, एक्सेप्टेंस भी। अब तो पेरेंट्स काफ़ी इस चीज़ को लेके अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। हुँ, बट हाँ, जहाँ बैकवर्ड सिटीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे अभी भी मेजर चैलेंज तो वही है। सरकारी स्कूल्स में भी? हाँ, सरकारी स्कूल्स में भी आप कहोगे, वहाँ पे तो ये छोटी-मोटी डिफ़िकल्टी तो पकड़ में आती ही नहीं है, क्योंकि मेजरली सारे बच्चों के साथ है ये डिफ़िकल्टी। हुँ, स्पेलिंग की प्रॉब्लम, इंग्लिश की प्रॉब्लम, तो ये सबके साथ है वहाँ पे। हाँ, तो वो आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। वहाँ तो जो आप एक्चुअल में सिवियर केसेज़ होंगे ना, वो आपको पता चलेंगे वहाँ पे, और हुँ। वही आते हैं ज़्यादातर। किस-किस टाइप की डिसेबिलिटीज़, स्टार्टिंग में आपने कुछ नाम बोले थे, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, आई थिंक लर्निंग डिसेबिलिटी का हुँ। पार्ट हो गया है ना ये? लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके अंदर आपके रीडिंग, राइटिंग टाइप इश्यूज़ आ जाते हैं, हुँ, लाइक डिस्ग्राफिया हुँ, आपका राइटिंग हो गया, डिसलेक्सिया आपका रीडिंग हो गया, डिसकैल्कुलिया आपका मैथमेटिक्स रिलेटेड हो गया। तो ये सारे उसके अंडर आ जाते हैं। तारे ज़मीं मूवी थी, उसमें क्या था? हाँ, उसमें था डिसलेक्सिया। डिस्लेक्सिया था। हाँ, हाँ, तो पर अगर आपको डिसलेक्सिया है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्ग्राफिया अपने आप आ जाता है। ओके। तो क्योंकि अगर आपको रीड करना नहीं आ रहा है, साउंड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको लिखने में भी हुँ, प्रॉब्लम होगी ही होगी। हुँ, हाँ, बट मेजरली वो होता है फिर। और एडीएचडी है तो सेपरेट, बट जनरली देखा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ एडीएचडी लाइक कोमॉर्बिड हो जाते हैं, साथ-साथ चलते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये है तो ये होगा ही होगा, कई केसेस में होता है साथ में। ओके। क्योंकि एडीएचडी इज़ लाइक हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट हो गया, तो अटेंशन वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर होती ही होती है। हुँ, हाइपर एक्टिविटी डिपेंड्स चाइल्ड टू ओके। चाइल्ड। तो ऑटिज़्म तो इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम। और डाउन सिंड्रोम होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट। तो डाउन सिंड्रोम तो आपको बिल्कुल सेपरेटली पता चलेगा, क्योंकि उसमें बच्चों के जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो ही डिफरेंट होते हैं। गिव मी एन एग्ज़ाम्पल। It's like a very round face, eyes are different, हुँ, nose is different, ears are बट different, व्हेन वी से height is इंटेलेक्चुअल, generally short. No, बट I'm व्हेन talking about Down syndrome. ओके। हाँ, so not all intellectual disability is not like this, only Down syndrome. हुँ, तो उनकी height is generally short ओके, and they are tend to be a little fatty अच्छा। as compared to, क्योंकि हाइट शॉर्ट होती है तो हुँ, उनके जो टेंडेंसीज हैं वो जनरली वैसी ही होती है। हुँ, तो उनका राउंड ओवल टाइप फेस होता है, हुँ, तो वो अलग से पहचान में आ जाते हैं। हुँ, बट जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, दैट इज़ अ हिडन वी कॉल इट अ हिडन डिसेबिलिटी, क्योंकि द चाइल्ड इज़ वेरी नॉर्मल लाइक अस, बहुत आराम से बात करेंगे, इवन उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हमसे भी अच्छा होगा। ओह! सच वो में? हाँ, वो बहुत क्लेवरली आपको जवाब देंगे हर चीज़ का। अवेयरनेस आसपास की उनको पूरी होती है कि क्या चल रहा है आसपास, हर हुँ, चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है, बट एकेडमिक्स नहीं। द हुँ, प्रॉब्लम इज़ इन एकेडमिक्स, नॉट हुँ, जनरल। तो वो उनकी एक ख़ास बात है, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी साइड पे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हो गया,
आर्ट हो गया, Hmm. तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा करते हैं। Okay. तो एकेडमिक रिलेटेड वो थोड़ा उनका स्लो प्रोसेस होता है, तो वो इसीलिए ये है कि हम उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि एकेडमिकली यू नीड 12th की डिग्री, Hmm. तो वो तो चाहिए ही चाहिए। Hmm. एंड ये सब होता क्यों है, अगर साइंटिफिकली अगर मैं समझना चाहूँ तो, इफ़ यू कैन टेल मी लाइक कौन से एज ग्रुप से ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, एंड क्यों पॉसिबल, लाइक व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस व्हाई दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी हैपेंस? एज ग्रुप तो इज़ लाइक सिम्टम्स तो पहले ही आना स्टार्ट हो जाता है, बट जो नोटिसेबल सिम्टम्स होते हैं 6-7 ईयर्स के आसपास, उससे पहले भी नोटिस आप कर लेते हो, बट यू टेंड टू इग्नोर हम्म। कि हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, छोटा है अभी, तो हो सकता है ऐसी ही शरारती है या करना नहीं चाह रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मे बी इसलिए हम्म। नहीं आ रहे। बट 7+ आप उनको डायग्नोसिस के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हो। राइट। उससे पहले डायग्नोसिस में भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, तो मूड भी हो सकता है, कई बार मूड नहीं होता है। इवन डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी मूड अगर नहीं है तो डॉक्टर को डबल सेशंस लेने पड़ते हैं, हम्म। क्योंकि इस सेशन में उसकी रेपो बिल्ट नहीं हुई है, वो कंफर्टेबल ही नहीं है, तो वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, हम्म। तो इसलिए। ओके। अदरवाइज जो एज ग्रुप तो हाँ, 6+, 7+ एंड आप होता क्यों है? डायग्नोसिस, इसका कोई जेनेटिक पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। हम्म। जेनेटिक भी हो सकता है, और जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का क्या न्यूट्रिशन रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन है, हम्म। कोई एक्सीडेंट हो गया, हम्म। कुछ अंडर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हो गई, तो उन सब चीज़ों से ये हो सकता है। मतलब जेनेटिक्स पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, जेनेटिक तो है ही है, वो तो हाँ। है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सारा प्रेगनेंसी रिलेटेड हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिलके, हम्म। तो वो आ जाता है। अब डिफ़िकल्टी यहाँ आ जाती है कि कोविड के टाइम पे जो बच्चे थे, उनका भी बेस नहीं बना, हम्म। और जो एक्चुअल में जिनको डिफ़िकल्टी होगी, उनका भी बेस तो नहीं है। बहुत मुश्किल हो गया। तो वो अब डायग्नोस करना मुश्किल हो गया कि रीज़न क्या है, कि अगर हम इनको एक्स्ट्रा क्लास दे के देखते हैं कि ये कवर अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो अगर कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो फिर मतलब बेस वीक था, बस उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे। अब उनको सपोर्ट मिल गया, प्रॉपर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, तो अब वो कर रहे हैं, तो हम्म। मतलब कोई डिसेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं था। ओके। बट क्योंकि हमें टाइम देना पड़ता है, वो टाइम देना थोड़ा हैवी हो जाता है अगर प्रॉपर डिफ़िकल्टी वाला केस है तो। क्योंकि हम्म। हमें देखने में ही टाइम लग जाएगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, समझेंगे कि कवर अप कर ले, 1 साल तो हमें देना ही पड़ेगा उसको। तो वो 1 साल का टाइम पीरियड फिर कई बारी लॉस की तरह भी एक्ट कर जाता है उन बच्चों के लिए। हम्म। तो ये डिफ़िकल्टी आ रही है। वाई इज़ दैट, लाइक एवरी स्टूडेंट जो डिसेबिलिटी का या बेबी स्पेशली ब्लेस्ड होते हैं, उनका अपने टीचर्स से लगाव थोड़ा डिफरेंट होता है। आई हैव नोटिस दैट दे हैव अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन, अ सेंस ऑफ बॉन्ड टुवर्ड्स देयर टीचर्स, मे बी जो स्पेशली जो होम टीचर्स होती हैं, लाइक योर सेल्फ। हाँ, बट बिकॉज़ दे आर इमोशनली वेरी सेंसिटिव, हम्म। and they have never got that kind of specific attention from someone. हम्म। लाइक जनरल क्लासरूम में टीचर को तो वो वहाँ पे भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है पसंद नहीं करते या प्यार नहीं करते, अच्छे नहीं लगते, हम्म। करते हैं, बट एक्चुअली में उनको उस क्लासरूम सेटअप में समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, क्योंकि वो उनके लेवल से भी वे अबव है। हम्म। अगर उस बच्चे का लेवल, लाइक सेट वो 4th क्लास में है बच्चा, हम्म। और जो उसका लेवल है एकेडमिक लेवल वो 2nd क्लास का है, तो अगर वो 4th क्लास में बैठ के पढ़ रहा है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मेजरली हम इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश में पूरा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उनको नहीं समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट उनके सर के ऊपर से जा रहा है। हम्म। तो हमारे पास आके हम उनके लेवल पे आके उनको पढ़ा रहे हैं, कि साउंड सिस्टम से स्टार्ट करके धीरे-धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनका बॉन्ड इंक्रीज़ हो जाता है दैट समबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग अस, समबडी इज़ टीचिंग अस द वे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी वांट देम टू टीच अस। तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है। हम्म। तो इसीलिए बॉन्ड ज़्यादा होता है।
वो उनको हमारे साथ समझ आ रहा है, क्योंकि हुँ, हम उनके लेवल पे आके उनको पढ़ा रहे हैं। राइट। तो जहाँ पे जब चीज़ें समझ आने लग जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऑटोमैटिकली आपका उस चीज़ के साथ बॉन्ड इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे केसेस में टीचिंग्स कैसे डिफर करती हैं? इफ यू कैन गिव मी एन एग्जांपल। आई हैव सीन यू टीच स्टूडेंट्स, हुँ, ठीक है, घर पे भी। तो टीचिंग स्टाइल्स बहुत डिफरेंट होते हैं एक नॉर्मल बच्चे को और वर्सेस एक स्पेशली ब्लेस्ड बच्चे को। जब तुम पढ़ा रहे होते हो तो क्या डिफरेंस होता है टीचिंग में? एक नॉर्मल जनरल स्टूडेंट्स को तो जो हम क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं दैट इज बिल्कुल गिवन। वही है, बुक हाँ। रीड किया, हम्म। समझाया, बोर्ड पे लिखा, हम्म। उन्होंने कॉपी किया, हम्म। क्वेश्चन आंसर्स, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स ये दे देते हैं। हम्म। लेकिन एक जब हम स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं, तो हम्म। वहाँ पे हम अगेन डिपेंडिंग उसकी नीड क्या है और उसका लेवल कितना है, उस हम्म। चीज़ पे डिपेंड करता है। हम्म। तो अगर मैं एक 7th क्लास के बच्चे का एग्जांपल लूँ और एक 3rd क्लास के बच्चे का एग्जांपल लूँ, तो 7th क्लास में आई कैन नॉट गो वे बियॉन्ड देयर लेवल, क्योंकि 7th में आपके यूनिट टेस्ट, एग्ज़ाम्स ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम उनको बिल्कुल बेसिक पे नहीं लेके जा सकते हैं। टाइम ही नहीं होता है इतना, हम्म। क्योंकि स्टडी प्रेशर बहुत होता है। तो वहाँ पे हम क्या चेंजेस करते हैं कि जो उनके चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक में, उसका हम कंटेंट रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा। लाइक अगर एक पूरा 4 पेजेस का चैप्टर है, तो उस 4 पेजेस में से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वो हम उनको देते हैं लर्न करने के लिए, या उसी पे उनको टेस्ट करते हैं। अच्छा। बाकी हम हटा देते हैं। हम्म। अगर 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 5 चैप्टर्स में से मे बी हम उनको सिर्फ 3 चैप्टर्स देंगे, इम्पोर्टेंट वंस। और उसमें भी हम जब उनका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं, वो भी डिफरेंट होता है। हम्म। इट इज़ मेजरली एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, मैच द फॉलोइंग, पिक्चर बेस्ड। हम्म। राइटिंग पोर्शन थोड़ा कम, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ राइटिंग डिफिकल्टी, रीडिंग डिफिकल्टी, सो वी गिव देम मोर ऑफ वन वर्ड आंसर्स, जहाँ उनको ज़्यादा ना लिखना पड़े। ओके। तो ये मॉडिफिकेशंस हम एक 7th क्लास के बच्चे के लिए कर सकते हैं। हम्म। लेकिन वहीं पे अगर हमारा छोटा बच्चा थर्ड है, क्लास का। 2nd, 3rd, 4th क्लास का बच्चा है, तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है कि हम उसको बेसिक्स कराएं और उसके सिलेबस पे साइड बाय साइड फोकस करें। बट हम्म। जो मेजर फोकस होता है वो हमारा बेसिक्स पे होता है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। इम्पॉर्टेंट। हम्म। बिकॉज जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे, उतना हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा उसका बेसिक फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके। 7th 8th में जाके वो टाइम नहीं मिल पाता है। हम्म। तो बेसिक्स में हम उनको वही साउंड सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन साउंड्स, तो हम साउंड सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हमारे थोड़े से क्रिएटिव मेथड्स आ जाते हैं, क्योंकि साउंड्स के लिए आज तो हमारे पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, वीडियोस हैं ऑनलाइन। अब इतना ऑनलाइन का है, तो या। वीडियोस हैं साउंड्स की, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, वर्कशीट्स हैं। जितना हम उसको कलरफुल और क्रिएटिव बना सकते हैं, हम उतना वो ट्राई करते हैं हम्म। बनाने की, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट, एक्चुअल में अटेंशन वाली जो प्रॉब्लम आती है, वहाँ वो उनकी अटेंशन टिकती है, हम्म। क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने राइट। में। अगर मैं बेसिक उनको सेम चीज़ के मैंने वर्ड लिख दिया, अब इसको 10 बार लिखो, हाँ, वो तो वो नहीं तो काम करेगा। अटेंशन रहेगा ही नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। हम्म। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक रीज़न भी हैं इस चीज़ के, बट मेजरली उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि उनका अटेंशन उधर रहे, कंसंट्रेशन बना रहे और उनका इंटरेस्ट आए उस चीज़ में, इसीलिए हम क्रिएटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। हम्म। बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम अर्ली इंटरवीन कर रहे हैं। हम्म। सीनियर क्लासेस में जाके उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। हम्म। इन बच्चों के साथ इमोशनली या मे बी एंगर में, ऐसे ही जैसे बच्चों को तो यार क्या होता है, शैतानी करते हैं स्कूल्स में, हमारे जनरेशन के टाइम पे तो मार पड़ हुँ। जाती थी, हाँ। ठीक है। आज तो वैसे मारना अलाउड ही नहीं है आज की जनरेशन में, हुँ, बट इन एनी केस इन बच्चों को सेम तरीके से टैकल आज भी नहीं कर सकते शायद, जो आज के नॉर्मल बच्चों को कर हुँ, पाते हैं। हुँ। तो ऐसे टाइम्स में आप लोग क्या करते हो व्हेन यू योरसेल्फ गेट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड? एवरी टाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते, बहुत पेशेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंस दिखानी पड़ती है, पर फ्रस्ट्रेशन का लेवल
आता ही आता है। हुँ, उस टाइम पे गुस्सा भी निकलता है, ऐसा नहीं हम डाँटेंगे नहीं इनको, ऐसा कुछ नहीं है, डाँटते भी हैं। कई बार हाथ भी उठ जाता है, पर ये है कि फिर देन वी रियलाइज़ कि नो, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। देयर इज़ सम प्रॉब्लम, देयर इज़ सम डिफ़िकल्टी, सो वी नीड टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, क्योंकि मारने से या डाँटने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। हुँ, वो कम ही समझेंगे, या ज़िद्दी हो जाएँगे मे बी। हुँ, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो एक्सीड करता ही करता है। हुँ। एक बात बता, स्कूल्स में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इन सब चीज़ों की हेल्प हो पाए? स्कूल्स में तो वी हैव अ स्पेसिफिक प्रोसेस ना, लाइक हुँ, आई टोल्ड यू बिफोर, कि हमारे पास आए, पेरेंट्स के थ्रू आया, टीचर्स के थ्रू आया, हमने अप्रूवल लिया। हुँ, अब मेजर प्रॉब्लम स्कूल्स में क्या आ रही है, जो मैं भी फेस कर रही हूँ, वो ये है कि स्कूल वाले मुझे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे देंगे, अब ऑब्जर्वेशन के लिए एक सेशन लेना है और आपको हफ्ते में 2 क्लासेस देनी है। हुँ, तो पहली बात तो एक ऑब्जर्वेशन सेशन में मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। हुँ, चलो पता कुछ चल भी गया, उसका डायग्नोसिस हो गया। अब 2 सेशन लेने हैं हफ्ते में, पर्सनली जब बच्चा 1 टू 1 मेरे पास आएगा, तो उस 2 सेशन, दीज़ 2 सेशंस आर यूज़लेस फॉर द चाइल्ड। क्योंकि पहली बात तो उसको डिफ़िकल्टी है, दूसरी बात आप उसको सिर्फ़ 2 सेशन दे रहे हो, मेबी मंडे दिया, वेडनेसडे दिया। मंडे के बाद वो वेडनेसडे आया, ट्यूसडे तक तो उसको कुछ याद रहा, लेकिन वेडनेसडे के बाद वो सीधा नेक्स्ट मंडे आया, तब तक वो सब भूल गया। हुँ, क्योंकि कंटिन्यूटी की है या स्पेशल एजुकेशन में, तो वो चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो अगर कंटिन्यूटी ही नहीं बन रही है, आप हफ्ते में 2 बार उसकी क्लास ले रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं है। तो मेजरली स्कूल्स में ये प्रॉब्लम आती है। अब जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं स्कूल में, वहाँ तो चलो समझ आता है कि आप 2 या 3 सेशंस दे रहे हो। बट जहाँ पे बच्चे ही कम हैं एंड यू हैव द टाइम एंड इट इज़ योर जॉब टू गिव देम दीज़ सेशंस, देन व्हाई नॉट गिव देम मोर? या व्हाई ओनली 2? सो ये चीज़ अथॉरिटीज़ को समझाना नहीं समझते। वहाँ पे आपको पता है लड़ना पड़ेगा कि हाँ, नहीं, उनको चाहिए टाइम तो आप देना ही पड़ेगा बट आपको। व्हाई डू यू थिंक दे डोंट डू इट? बिकॉज़ दे थिंक कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं स्कूल से, फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब किस टाइप की एक्सपेक्टेशंस? कि हमारा बच्चा, स्कूल वाले उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, हमारा बच्चा जा रहा है वहाँ पे, तो अब हमारा बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक हो जाएगा और अब वो अच्छा करने लग गया है। तो उनको लगता है कि एज़ इन अथॉरिटीज़ को लगता है कि हमारा बच्चा अब इनका बच्चा अच्छा करने लग जाएगा, तो इनको लगेगा कि अब हम उसको जनरल बाकी सेटअप में, मतलब स्पेशल एजुकेशन क्लासेस से हटा देते हैं और नॉर्मल उसकी एकेडमिक्स चलते रहने देते हैं। हुँ, तो ये एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई ना हो, तो वो इसीलिए चाहते हैं कि हम लो से लो क्लासेस रखें, ताकि स्कूल वाले तो काम कर ही रहे हैं आपके बच्चे के साथ, आप भी काम करो। हुँ, कई पेरेंट्स की होती होगी थिंकिंग ऐसी, बट जनरली सबकी नहीं होती। या सब समझते हैं पेरेंट्स कि अगर हमारा बच्चा इस लेवल पे है और स्कूल वाले काम कर रहे हैं, तो हमें भी करना है। पेरेंट्स समझते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऑब्वियसली, फिर अथॉरिटीज़ का भी एक्सपीरियंस में भी ऐसा रहा हो, किसी पेरेंट ने आके बोला होगा, कभी कुछ हुआ होगा ऐसा, तो उन्होंने ऐसा एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि नहीं, 2 2 ही ही देने करने हैं। हैं। तो वहाँ पे बाकी सारे बच्चे सफ़र करते हैं फिर। हुँ, जिस बच्चे को एक्चुअल में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है एंड ही कैन डू वेल, तो वहाँ पे हम उसको वो चीज़ नहीं दे पाते फिर। अभी आई रिसेंटली हैव अ चाइल्ड हू इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, सो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, शी इज़ यूजिंग अ हियरिंग एड। ठीक है। डिवाइस, हाँ, डिवाइस। हाँ, तो बिकॉज़ ऑफ हर हियरिंग प्रॉब्लम शी इज़ नॉट एबल टू रीड, बिकॉज़ ऑब्वियसली साउंड्स नहीं सुनी कभी उसने, तो वो रीड भी नहीं कर पा रही उस हुँ, चीज़ को। हाँ, बट शी इज़ गोइंग फॉर स्पीच एंड साउंड थेरेपी, शी गोज़ फॉर इट, बट अभी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, तो शी इज़ इन 6th क्लास, बट अभी उसका जो एकेडमिक लेवल, आई विल नॉट से इंटेलेक्चुअल लेवल इज़ परफेक्टली ऑफ अ 6th क्लास गर्ल, बट द एकेडमिक लेवल इज़ ऑफ 1st क्लास। हुँ, तो अब वहाँ पे अकॉर्डिंग टू हर फर्स्ट क्लास लेवल शी इज़ डूइंग वेरी गुड। लाइक मैथ्स तो आप कहोगे कि वो सेकंड थर्ड के हिसाब से कर रही है,
बट इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज आ जाता है वो थोड़ा-सा फर्स्ट क्लास के हिसाब से कर रही है। तो अपने हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रही है, हुँ, स्कोर भी बहुत अच्छा कर रही है। बट यहाँ पे अथॉरिटीज़ का जो मुझे गलत पॉइंट लगता है वो ये है कि दे डोंट वांट टू शो द पेरेंट कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है। ये क्या बात हुई? वो ये शो करना चाहते हैं कि ठीक है, बच्चा कर रहा है, पर वो फर्स्ट क्लास के हिसाब से कर रहा है, लेकिन वो है वो 6th में। हुँ, पेरेंट्स ऑल्सो नो दिस कि वो 6th में है और वो कर फर्स्ट क्लास का सिलेबस रही है। हुँ, बट अथॉरिटीज़ उनको वो बार-बार चीज़ रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि वो 6th क्लास में है, उसका एज 6th क्लास की है, लेकिन वो है फर्स्ट क्लास का सिलेबस कर रही है। डज़न्ट मेक सेंस। वाई स्कूल्स वालों से पूछो ना, कैसे सेंस नहीं बना रहा ये? क्योंकि वो पेरेंट्स को ये फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहते कि भई 6th क्लास के हिसाब से वो पीछे है बहुत। हुँ, लेकिन अथॉरिटीज़ को ये नहीं समझ आ रहा है कि फर्स्ट क्लास के हिसाब से तो शी इज़ डूइंग वेरी गुड। हर लेवल इज़ ऑफ ग्रेड 1। आप उसको 6 से कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? आप 1 के हिसाब से कंपेयर करो ना उसको, हुँ, कि अगर वो क्लास 1 का सिलेबस कर रही है, तो आप क्लास 1 के बाकी बच्चों से कंपेयर करो वो कितना अच्छा कर रही है। हुँ, लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं क्लास 6th के बच्चों से। बिकॉज़ शी इज़ इन 6th। राइट, हुँ, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हुँ, बट आप इस केस में उसको शिफ्ट भी तो नहीं किया जा सकता ना शिफ्ट क्लास नहीं में? कर सकते, ऑब्वियसली हम उसको प्रमोट करते रहेंगे, जो उसके क्लास 1 के हिसाब से भी अगर वो एग्ज़ाम दे रही है, तो हम हुँ, उस बेसिस पे प्रमोट करेंगे उसको आगे। हुँ, चाहे वो 7th में पहुँच रही है, 8th में पहुँच रही है, हुँ, बट हम उस बेसिस पे उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, जब कि उसका एक्चुअल जो लेवल है, उस लेवल पे आके वो कैसा स्कोर कर रही है। बट अथॉरिटीज़ डोंट वांट हर टू प्रमोट हुँ। टू क्लास 7th और टू क्लास 8th, क्योंकि है तो वो 6th में, उसका एज 6th का है। तो उनको ये रहता है कि पेरेंट्स कहीं ये ना सोच लें कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप उसको आगे भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। बट कर रहा है वो अच्छा। मतलब एक तरीके से स्कूल वाले गलत नहीं है। देखो, अगर आप ऐसे सोचो कि एज वाइज़ बच्चा आगे है, एकेडमिक वाइज़ बच्चा पीछे है, हुँ, तो ठीक है, ठीक भी हो आप। लेकिन आप उसको वहीं पे आगे प्रमोट ही नहीं करोगे और बच्चा 6th में ही रहेगा। 2 साल रह लेगा 6th में, 3 साल रह लेगा, लेकिन जिसका लेवल जितना है, फर्स्ट से लेवल उसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 2 सालों में सेकंड का हो जाएगा या थर्ड का हो जाएगा, तब भी 6th का तो नहीं होगा। तो हुँ। आप कितने टाइम उसको रोक के रखोगे? बट वोंट इट वहाँ पे तो फेवर मतलब ठीक है, आई आई गेट इट बिकॉज़ पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यार दे हैव टू पे द फीस एज़ वेल, राइट? बिकॉज़ वो 3 साल 4 साल 6th में ही रहेगा बच्चा, तो तो दे हैव टू पे उस द टाइम पे फीस। बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना हैम्पर होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअली तो बच्चा अभी अपने हुँ, एज अप्रोप्रिएट लेवल पे ही है। तो वो चीज़ तो वो सोच रहा है ना, सारी चीज़ें कि मेरे फ्रेंड्स आगे चले गए और मैं अभी भी इसी क्लास में हूँ। हुँ। दो बच्चे को भी रीज़न पता है कि क्यों, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो गया ना उसका। बट आगे जाके उसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी? बट मे बी देयर वो आर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, फिर हम ओपन स्कूलिंग हो जाता है, एनआईओएस हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ओके। तो वो हो जाता है मैनेज। हम उस बच्चे को मेबी 3rd से आगे आने वाले टाइम में 3rd से 4th के लेवल पे ले आएँ, 4th से 5th के लेवल पे ले आएँ, बट टाइम लगेगा। तो स्कूल हुँ। वालों को इस चीज़ पे थोड़ा-सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आई सी द पिक्चर बिकॉज़ स्कूल वालों के हिसाब से जब वो 10th में या 12th में आएगा, तो हाँ, 10th एंड 12th ग्रेड्स मैटर टू द स्कूल। मेजरली वही होता है, रिज़ल्ट मैटर। रिज़ल्ट ओरिएंटेड है ना वो लोग। हाँ। तो उनको पता है कि इनका रिज़ल्ट शायद नहीं हाँ, आएगा एंड तो उनका वहाँ पे ओवरऑल वो थोड़ा-सा अपना प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा ले आते हैं और वो जो सेंसिटिव जहाँ पे उनको होना चाहिए, हुँ, वो वहाँ पे वो लैक कर जाते हैं। हुँ, तो इवन वो हमें भी बोलते हैं, "यू पीपल आर टू इमोशनल, प्रैक्टिकल होना चाहिए।" हुँ, बट एवरीबॉडी कैन नॉट बी प्रैक्टिकल। थोड़ा-सा अब उनके लिए जब तक हम लड़ेंगे नहीं, एडवोकेट्स उनके नहीं बनेंगे, तब तक कोई नहीं बनेगा उनका एडवोकेट, क्योंकि पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं होते हैं। हुँ। वो भी हमारे तरफ ही देख रहे होते हैं कि हम उनको सजेस्ट करें, अब हम नेक्स्ट क्या करें? क्या सजेस्ट करते हो फिर? अब अथॉरिटीज़ के आगे तो हम लोग भी थोड़ा-सा वो हो जाते हैं कि अब नहीं कर सकते, बट अपने लेवल पे जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं तो 2 सेशन बोला है मुझे लेने के लिए, तो मैं 3 तो लेती ही लेती हूँ। चाहे मुझे कैसे भी अपने टाइम टेबल को मैनेज करना पड़े। हुँ,
तो वो मैं अपनी तरफ से करती हूँ, चाहे मुझे बिना बताए करना पड़े, हुँ, छुपा के करना पड़े, वो मैं कर लेती हूँ। हुँ, लेकिन हाँ, अगर मैं जाके बात करती हूँ तो वो चीज़ नहीं एक्सेप्टेड अभी भी। हुँ। कई स्कूल्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आप मेजर बड़े-बड़े लीग्स के स्कूल लोगे तो वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं You have उन। had experience with DPS. You have had experience with DPS, GD Goenka, Yeah, Amity I School and have. all that. डीपीएस हैज़ टॉट मी अ लॉट। जो मेरी वहाँ पे हेड थीं, मतलब उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मतलब उन्होंने मुझे जितनी फ्रीडम वो दे सकती थीं, जितने आइडियाज़ वो लेके आती थीं बच्चों को हेल्प करने के लिए, उतना मैंने और जो बाकी स्कूल में काम किया, कहीं नहीं मिला मुझे वो वाला एनवायरनमेंट। हुँ, जितना उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे बात करनी है पेरेंट्स से, कैसे हम डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लाइक हम भी डीपीएस से ही पढ़े हैं, तो डीपीएस में यू हैव लाइक दैट स्कॉलर बैच सेरेमनी। हुँ, तो यहाँ पे उन्होंने डीपीएस में एक सेपरेट चीज़ शुरू करी थी कि हम जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनका अलग रखेंगे। क्राइटेरिया ही अलग होगा। क्राइटेरिया ही अलग होगा क्योंकि उन बच्चों में से जो टॉपर होगा, उसको देंगे। हुँ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम बाकियों से कंपेयर करें ही क्यों उनको? उनका जब हुँ, लेवल नहीं है उतना, तो हम उससे कंपेयर कर भी नहीं सकते उनको। जो उनका लेवल है, उससे कंपेयर करेंगे, उसमें जो टॉप करेगा, उसको हम स्कॉलर बैच देंगे या व्हाटएवर दे हुँ। यूज्ड टू गिव। तो इस तरह की थिंकिंग वहाँ पे मैंने बहुत देखी है, जो कि मैंने दूसरे स्कूल्स में अप्लाई करने की कोशिश करी है, बट नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की, हुँ। काफ़ी जगहों पे। तो उस मामले में तो डीपीएस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं इनके कुछ? हाँ। एंड स्कूल्स इस चीज़ को कैसे लेवरेज कर सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स आउटसाइड ग्रुप्स है, बट स्कूल्स कम्युनिटी ग्रुप्स को कैसे लेवरेज कर सकते हैं इस चीज़ को? स्कूल्स का उसमें कोई रोल नहीं है। मतलब उस आउटसाइड हेल्प सीक ही नहीं कर सकते स्कूल्स इन केस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी स्कूल के पास 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, बट देन दे आर लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेशंस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इस चीज़ की हेल्प भी कम है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं भी कम। हुँ। तो क्या अब आउटसाइड हेल्प सीक करने में उनको प्रॉब्लम होती है? नहीं, 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 ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना स्कूल का अगेन रूल्स पे डिपेंड करता है, उनको क्या पॉलिसी है स्कूल की। हुँ, बिकॉज़ बहुत स्कूलों में लाइक मैंने जहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, वहाँ दे दे आर अ सेंटर एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज़ विदिन स्कूल्स। लाइक वो अपना पूरा सेंटर सेटअप करके देते हैं स्कूल वालों को, जो स्कूल करना चाहता है। हुँ। अदरवाइज़ बाहर से जनरली स्कूल्स नहीं लेते हैं हेल्प। वो अपना लाइक गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड कि आपके पास 2 स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए, बट एक ही हायर करते हैं। मुझे तो लगता है हर एक टीचर को स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए ऑब्वियसली बिकॉज़ वो एक लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हाँ, हैं उनके एक साथ, डिग्री या कोई कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स उनके पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में। हाँ, जिससे उनको एटलीस्ट ये तो पता हो कि हम क्लासरूम सेटअप में कैसे वो चीज़ हैंडल कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि हर बार हम भी अवेलेबल नहीं हो सकते। लाइक हुँ, अगर कोई बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो आई कैन नॉट बी देयर एवरी टाइम विद दैट चाइल्ड। सो हुँ, टीचर को पता होना चाहिए कि उस टाइम पे उस बच्चे को कैसे काम डाउन करना है। हुँ। तो ऑब्वियसली दे शुड हैव वन एटलीस्ट 1 डिग्री विद देम या शॉर्ट टर्म कोर्स उनके पास होना ही चाहिए। सीवियर केसेस देखे हैं कभी? सीवियर बहुत वेरी कम। सीवियर मतलब जो तुम्हें लगा हो कि भई हैंडल ही नहीं हो पा रहा है यार ये तो। ट्रेनिंग के टाइम पे देखे थे। एक क्या हुआ था? 1-2 बस। ऐसा एज़ सच मैंने कभी डील भी नहीं किया सीवियर बच्चों के साथ तो। आया नहीं, हाँ, क्योंकि जनरली स्कूल सेटअप में सीवियर बच्चे लेते ही नहीं है। पता थोड़ी ना होता है सीवियर केस कब बन नहीं, जाए। ऐसे नहीं होता। बन जाए एक एक डिफरेंट चीज़ है कि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, सीवियर केस तो वो भी बन सकता है। हुँ, बट उस टाइम पे हम जितना हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कोई एडमिशन के लिए आया है सीवियर केस, तो स्कूल्स लेते ही नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमारे हमारे उसमें ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी है। कोई भी स्कूल एडमिशन मना नहीं कर सकता है, बट दे डू। इसके अगेंस्ट में कोई लॉज़ हैं? हाँ, कौन से? प्रॉपर एक्ट्स बने हुए हैं। अपने ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, तो उन एक्ट्स के अंदर क्लियर कट रूल्स लिखे हुए हैं। ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी, अभी जो अपना
वो भी आया है, एनसीएफ आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंदर भी क्लियरली डिफाइंड हैं हर चीज़ के लिए रूल्स, बट स्कूल्स अपना प्राइवेट स्कूल्स अपना करते हैं। फॉलो करते हैं। पेरेंट्स के लिए कोई लास्ट एडवाइस? पेरेंट्स के लिए फर्स्ट एंड लास्ट एडवाइस, एक्सेप्टेंस, एंड अर्ली इंटरवेंशन। दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू अर्ली इंटरवेंशन। दे हैव टू बी ओपन अबाउट जितना थिंकिंग आप कि ऐसा जल्दी पॉसिबिलिटी है। एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है एंड वी नीड हेल्प, तो उतना जल्दी वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, उतना जल्दी बच्चे को हेल्प मिलेगी, उतना जल्दी वो ग्रो करेगा, उतना जल्दी वो आगे बढ़ेगा। वेल मेरे को समराइज तो हो गया, बिकॉज दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी या एपिसोड जो मेरे को करना था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी इंक्लूजन लाइन क्या है होता क्या। है। हाँ, मतलब ये इस फील्ड में हो क्या रहा है। बट ऑफ कोर्स अगर लगेगा तो मैं आप मतलब नेक्स्ट पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पकड़ के आई वुड हाँ, इट इज़ अ ट्राई एंड वेरी वेरी अंडरस्टैंड। वास्ट फील्ड, सो इसके अंदर तो बहुत छोटे 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 टॉपिक्स निकल आएंगे। कैसा लगा भाई के साथ बैठ के? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो, ओके, सी या, बाय बाय। ओके, बाय।